हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सीरीज में दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आपके देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कंसीडर टू बाइनरी नंबर a इक्वल टू 110001 एंड b इक्वल टू 001100। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a एंड b और नॉट a एंड नॉट b। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको आप पहले समझिए ध्यान से कि दो बाइनरी संख्याएं दी हुई है इतना इतना, इसको पहले एंड बी करना है, ए एंड बी करना है। और देखिए पहले ब्रैकेट वाले पहले मैं आपको इसको समझाता हूं किस तरीके सॉल्व करना है। देखिए, जो बोर्ड ने आंसर माना है वो तो इतने वाला मान लिया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक, पहले स्टेप में इसे सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप में आपको इसे सॉल्व करना है और तीसरे स्टेप में आप इन पूरे को मतलब यहां से लेके ये यहां तक पूरे को तीसरे स्टेप में सॉल्व करना है। समझ में आया जो क्वेश्चन कह रहा है उसे आप समझिए। तो ए एंड बी कहते हैं, तो पहले ए एंड बी का फार्मूला समझिए। मैंने ये चीज आपको बताया था ना, जैसे ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 चार केसेस आपके बने थे, ठीक है, जिसमें 0 एक भी यदि 0 है तो वहां पे 0 ही आता है जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आया? वही चीज यहां पे लगाना है। तो ए एंड बी करना है, तो ए एंड बी ऐसे किस तरीके से एंड बी करना है, आप सिंपली इसको देखिए, ए की वैल्यू पहले लिख लीजिए 1 1 0 0 0 1, समझ में आया? फिर बी की वैल्यू लिख लीजिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए 0 0 1 1 फिर 0 0। अब इसको आप सिंपली एंड कर देना है। तो देखिए जब तक कि दोनों इनपुट जो है हाई नहीं होंगे तब तक वोल्टेज हाई नहीं होगा। मतलब जो पुरानी कंडीशन में मैंने बताया था कि बल्ब ग्लो नहीं होगा जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, वही चीज करना है। मतलब डिफरेंट इनपुट सम में 0 आ रहा है। देखिए 1 0 का 0 0 0 का 0 0 1 का 0 0 1 का 0 और 1 0 का 0 और 1 0 का 0। जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो ए माना है, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने क्या बोला, ए सही नहीं है, ठीक है। अब आंसर इसका क्या आएगा ये समझिए आप। अब इस वाले को सॉल्व करिए ना, पहले नॉट ए इसका निकालिए। अब ए का नॉट ए निकालना है, नॉट ए क्या बनेगा, नॉट ए इसका देखिए, इसमें क्या करना है, नॉट ए में ये जस्ट बदल जाएगा, मतलब 1 1 का 0 फिर 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब नॉट बी कर लीजिए, यहां पे नॉट बी कर लीजिए, नॉट बी बोला है ना, नॉट बी कर लीजिए। नॉट बी करना है तो नॉट बी कैसे करेंगे, मतलब कि 1 1 और फिर 0 हो गया ना, 1 1 का 0 हो गया और फिर यहां 1 1। अब इसका आपको क्या करना है, आपको एंड करना है, एंड कर लीजिए। तो देखिए 0 1 का क्या हुआ, 0 1 का 0 हो गया, डिफरेंट वाला जितने एक भी 0 है तो वहां 0 होगा। 1 1 का 1 हो जाएगा ना, यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी 0। अब इसने क्या बोला, जो ब्रैकेट में और करना है। अब ये तो एंड की कंडीशन थी, यहीं पे और की कंडीशन आपको पहले बता देता हूं, ये एंड की कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखिए दो इनपुट लिए, ए बी और वाई आउटपुट लिए, जिसमें हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 चार केसेस बने। इसमें 0 0 जब होता है तभी 0 होता है, बाकी एक भी 1 होगा तो आपका 1 आता था, याद है और का कंडीशन। अब चलिए और का कंडीशन हमारे पास आ गया, और आ गया। जब और आ गया, और का सर्किट डायग्राम आप देखे होंगे, मैं बताया था कि एक भी इनपुट हाई हुआ तो वोल्टेज हाई होगा, ठीक है, एक भी इनपुट हाई हुआ तो उसका वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। अब आप आ जाइए और इसको देखते हैं, दोनों को हम
और ऑपरेशन करके ना, तो पहले इसको ले आइए, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता चलता रहे। 0 0 0 0 0 0 ये है एंड वाला, पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया था 0 0 0 0 1 0। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको और ऑपरेशन करना है। जब इसको और ऑपरेशन करना है मतलब एक भी 1 होगा तो वोल्टेज हाई हो जाएगा ना, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 0 का 0 आएगा और 0 1 का 1 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आना चाहिए। ये होता है दोस्तों इसका आंसर। पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, लेकिन बोर्ड ने जो माना है मैंने उसको भी आपको निकाल के दिखा दिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रहार करते हैं। Which of the following is a self-complementing binary code where the adjacent code differ in the only one bit position? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं पूरक सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी कोड है जहां सन्निकट कोड केवल एक बिट पोजीशन में भिन्न होता है? तो वो क्या है? ग्रे कोड है। ग्रे कोड बता चुका हूं ना। BCD कोड नहीं। आस्काई कोड का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CBIC कोड नहीं, ग्रे कोड है। इसका ऑप्शन क्या है? तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट है, ग्रे कोड। ग्रे कोड में जैसे हमको कोई बाइनरी दिया है, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई एक एग्जांपल से समझा देता हूं। यहाँ पे बाइनरी दिया है 1101, ठीक है। इसका ग्रे कोड मुझे निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों? ग्रे कोड मुझे निकालना है। तो ग्रे कोड में क्या करते हैं, सिंपली ये वाला इसको क्या बोलते हैं? MSB को सीधा यहां रख लीजिए। उसके बाद इसको XOR आपको करना है, मतलब कि जो ऐड होके आएगा कैरी को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 1 का 0 हुआ और कैरी 1 है, इग्नोर हो गई। फिर 1 0 का क्या हो गया? अरे XOR ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, A B इनपुट है, Y आउटपुट है। ये है आपका XOR 0 0 0 1 1 0 1 1। डिफरेंट में 1 होता है, बाकी 0 होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये है XOR की टेबल, यही इसमें लगाना होता है। 1 0 का क्या हुआ? 1 0 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसका 0 1 का V1 आ जाएगा। ये हो गया आपका ग्रे कोड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ भी समझते रहिए। हाउ मेनी बिट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल डेसिमल डिजिट इन ग्रे कोड? ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को प्रदर्शित करने के लिए कितने बिट का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कितने बिट का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है 4 8 16 10। तो इसमें दोस्तों 4 सही है, क्योंकि देखिए 0 का क्या होगा, हम एक दशमलव अंक में कितना होता है 0 to 9। 0 to 9 को बाइनरी या ग्रे कोड में प्रदर्शित करने के लिए 4 बिट्स की आवश्यकता होती है, 4 बिट्स की हमें नीड होती है। तो हम ग्रे कोड में जैसे 0 को क्या लिखते हैं? 0 0 0 0, 4 बिट की आवश्यकता होती है ना। अरे वही BCD कोड में भी यही होता है। 1 को क्या लिखेंगे? 0 0 0 1। समझ में आया? ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को प्रदर्शित करने 4 बिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 9 को हम क्या लिखेंगे? 9 को हम यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे कितना होगा? 1 1 0 1। ये समझ में आया? ये ग्रे कोड है, ठीक है। ग्रे कोड को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने ग्रे कोड निकालना बताया, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि ग्रे कोड कैसे लिखा जाएगा। बाइनरी जैसे मैंने बोला, देखिए 8 की बाइनरी है, सॉरी 9 की बाइनरी ही लिखते हैं। ये बाइनरी कोड है मेरे पास, ये बाइनरी कोड है ना। 9 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 0 1, ठीक है। अगर नहीं आता तो 8 4 2 1 8 1 9। अब इसका ग्रे कोड मुझे निकालना है, इसका ग्रे कोड निकालना है, तो इसको क्या करें? MSB का सीधा सीधा रख लेते हैं, ठीक है।
और इसको इसमें XOR करते हैं, जब XOR करते हैं 0 1 का 1 हो जाएगा, फिर इसमें इसका XOR करते हैं 0 0 को 0 हो जाएगा, और इसमें इसका XOR ऑपरेशन करते रहेंगे ना, सब में XOR ऑपरेशन, तो 0 1 का फिर 1, यही तो है यहाँ, यही तो मैं यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? ये डायरेक्ट लिखा हूं। इतना फास्ट आपको भी कैलकुलेशन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आज के युग में सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, पहले लोग बाग कैटेगरी की बहुत कैटेगरी चिल्लाते कि अरे वो SC है उसका नंबर कम जाएगा। आज देख लीजिए, अभी शायद 2 दिन पहले जो है कहते थे जनरल की ज़्यादा जाए तो OBC की कम रहेगी, उससे नीचे SC करेगा। अरे भाई, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे सबकी कट ऑफ सेम लग रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रीवियस एग्जाम की कट ऑफ भी देख लीजिए, बहुत कम अंतरों का। अभी जूनियर असिस्टेंट का शायद कट ऑफ आया है, उसमें सभी की जो है 41.25 कट ऑफ लगा दी गई है, सभी की, तीनों कैटेगरी की है, ठीक है। EWS, जनरल, OBC, SC सबकी ये कट ऑफ है, ठीक, समझ में आया? इसलिए सभी को मेहनत एक बराबर करनी है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, ये समझ में आया ना पूरी तरीके। चौथे क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन। हाँ, ये दिया है, के मैप दिया है ना, के मैप को आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले के मैप को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे आ जाइए और एक बनाइए, फिर से वही आप क्या बनाएंगे। ओहो, इसको हटाओ, पहले अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर दिक्कत देने लगेगा। अभी क्वाड्स इसके बना लीजिए। अब देखिए ये कितना दिया, 2 की पावर 4, मतलब कितना बनेगा, 16 बॉक्स बनेंगे। ये तो समझ में आ गया ना तुरंत। अगर इसको नहीं समझ में आया वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे पहले इसको बना लेता हूं, फिर जल्दी से। ये आ गया मेरा। अब ये यहां से देखिए क्या पता चल रहा कि मतलब 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 वेरिएबल का बनेगा, तो 2 की पावर 4 तो कितना हो गया, 16 हो गया। समझ में आया? जितने वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, 4 वेरिएबल का के मैप है ना, तो 4 रख देंगे पावर में। अब इधर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे हम AB डालते हैं और यहाँ पे CD डालते हैं, तो C बार D बार, C बार D, C D और C D बार। इधर पर A बार B बार, ठीक है, A बार B, A B और A B बार। समझ में आया? अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14 और 15। समझ में आया इतना? अब इसके बाद सब में नंबर भर लीजिए, सब में नंबर भर लीजिए। जैसे 0 पे 1 डाल दीजिए, 1 पे 1 डाल दीजिए, 2 पे 1 डाल लीजिए, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 6 कहाँ है, 6 पे 1, 10 पे 1, 12 पे 1, 12 यहाँ पे है, 12 पे 1 और 13 पे 1। बहुत बिल्कुल सिंपल है। क्वाड्स में आपको बनाना है। जब आपको क्वाड्स में बनाना है तो अब देखिए पहला क्वाड्स कौन बनेगा, पहला क्वाड्स ये ले लीजिए आप, एक एक बनाते रहिए और इसको लिखते रहिए आप, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। y बराबर क्या बना, यहाँ से क्या मैच किया, a बार मैच किया और इधर क्या मैच किया, c बार मैच किया, ठीक है। दूसरा क्वाड क्या बनेगा, दूसरा क्वाड ये देखिए बन गया, दूसरा क्वाड बन के तैयार हो गया। दूसरे क्वाड में क्या है, b मैच किया इधर और इधर क्या मैच किया, c बार ही मैच किया। तीसरा क्वाड में क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ बन गया तीसरा, तो 6 है ना। तीसरे में
हमारे पास इधर क्या मैच किया, फिर से ए बार मैच किया, ठीक है, ए बार मैच किया, और इधर क्या है, इधर सी और डी बार दोनों मैच किया, ठीक है। अब लास्ट वाला कौन सा बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर का ले लीजिए, ठीक है। तो इधर इधर कोई मैच किया क्या, बिल्कुल मैच किया, बी बार मैच किया, ठीक है। और इस साइड में क्या मैच किया, ये तो दोनों ही रखे हैं, कौन कौन से, दोनों ही रखे हैं, सी और डी बार। समझ में आया, सी और डी बार और इधर ए बार। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लिए, ठीक है, ये आपका आंसर रहा। और इसको जो है सॉरी, हाँ ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसमें सी बार और डी बार कॉमन ले सकते हैं और ए प्लस बी बार कर सकते हैं, तो इसके बाद आप स्वयं निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए ये क्वेश्चन में, अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज एन द एग्जांपल ऑफ। अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इन कोडर का प्रयोग होता है। देखिए बार बार ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका आपको बताइए, ठीक है। इसमें मैं कितनी बार एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि इनकोडर का प्रयोग होता है। एक इनकोडर एक डिजिटल सर्किट है जो इनपुट के एक सेट को एक कोडिट मतलब एक कोडेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एक बाइनरी इनपुट लेता है और उसे ग्रे कोड में बदलता है जो एक अलग प्रकार का ही कोड होता है, तो इसके लिए इनकोडर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, Which of the following application is a typical use of microcontroller in the field of home automation? घरेलू स्वचालन होम ऑटोमेशन के क्षेत्र में माइक्रो कंट्रोलर का एक विशिष्ट उपयोग निम्नलिखित में से कौन से है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है कि टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल है? तो इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन सी सही है कि नहीं? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी का ही। माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सुनिए। माइक्रो कंट्रोलर छोटे स्वनिहित कंप्यूटर होते हैं जिन्हें विशिष्ट कार्यों करने के लिए डिजाइन किया जाता है। घरेलू में स्वचालन, ठीक है, उनका उपयोग अक्सर विभिन्न उपकरणों प्रणालियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? एक शब्द याद कर लीजिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इससे आप पकड़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल, यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल, ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक, विच डज द टर्म हार्वर्ड आर्किटेक्चर से रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर के संबंध में हार्वर्ड आर्किटेक्चर शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, इस तरीके के भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इसमें क्या है? अ टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर विथ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, अ माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर दैट यूज अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, माइक्रो कंट्रोलर विथ एडवांस एड्रेसिंग मोड, अ माइक्रो कंट्रोलर विथ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट। तो कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, a microcontroller architecture that uses a separate memory space for the instruction and data। एक माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर को निर्देशों और डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगर हम यहीं पे बात करें कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर एवं ऐसे माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक, इसका अगर हम और सिंपल भाषा में कहें तो फिर इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही समय पर अलग अलग बसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब बस तो जानते हैं ना, ठीक है, बता चुका हूं। ठीक है, बसेस के माध्यम से क्या किए जा सकते हैं? बसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं जिससे प्रोसेसिंग स्पीड और अच्छी होगी। तो क्या क्या होगी दोस्तों? प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब कीवर्ड हैं दोस्तों, इनको आप हरदम और हरदम पॉइंट आउट करते रहिए और अपने कॉपी पे उतारते भी रहिए। आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डोंट केयर कंडीशन इन द
कार्नमैप मैप सिंप्लीफिकेशन। कार्नमैप मैप सरलीकरण में डोंट केयर स्थितियों को मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, डोंट केयर की स्थिति 0 और 1 जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। एक शब्द याद कर लीजिए, जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 0 होगा या 1 होगा, उसे दोस्तों डोंट केयर कंडीशन को X से डिनोट करते हैं। तो इसमें अब ऑप्शन पढ़िए। अब आपको थ्योरी पता हो जाए ना, अब ऑप्शन पढ़िए। टू मार्क सेल दैट द शुड नॉट बी द इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, टू इंडिकेट सेल दैट हैव एन अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू। देखिए, अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू, ठीक है, यहां से ये चीज गलत हो गया कि नहीं? अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू की तो कहीं बात हो नहीं। मैंने इसमें ऑप्शन में क्या दिखा? टू मार्क सेल दैट शुड नॉट बी द इंक्लूडेड इन सिंप्लीफिकेशन। उन कोशिकाओं को चिन्हित करना है जिन्हें सरलीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि नहीं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं, तो उसको हम X क्रॉस से डिनोट करते हैं ना, तो पहले तो ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए थर्ड वाला, लेकिन एक बार पढ़ लिया करिए जरूर, ठीक है, पूरे ऑप्शन। टू आइडेंटिफाई सेल दैट आर द ऑलरेडी इन द देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं, ऑलरेडी कहाँ से आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं। टू मार्क सेल विद द स्पेशल, फिर से वही वाली बात, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ, डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए। डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने जो है आपको डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कह नहीं सकते हैं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने डिस्कस नहीं किया था। डिमॉर्गन्स का पहला प्रमेय ये कहता है कि चर के पूरक उनके व्यक्तिगत पूरकों के बराबर होता है। तो एंड आर होता है और एंड होता है कि नैंड नॉर होता है कि नॉर और नंड होता है। तो इसका है और एंड एंड होता है। कैसे? इसको समझिए, कैसे होता है इसको समझिए ना कि कैसे होता है। देखिए, अगर मैंने बात आपको बताता कि ए प्लस बी का बार कर दूं, तो इसको मैं जब तोड़ूंगा तो ये कैसे बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार बन जाएगा कि नहीं? इसलिए सही विकल्प क्या होगा? बी ए तो होगा ना। और ऑपरेशन का पूरक सभी इनपुट के पूरक का एंड होता है, ठीक है। और ऑपरेशन का पूरक सभी इनपुट के पूरक का एंड होता है, समझते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर F4 इज इक्वलेंट टू विच बाइनरी नंबर? हेक्साडेसिमल संख्या F4 किस बाइनरी संख्या के समकक्ष है? अब आपको पहले ये समझना है कि ये F4 है क्या। ये बोला हेक्साडेसिमल नंबर, तो 4 बिट, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 4 बिट, अभी ग्रे कोड की भी बात हुई थी, तो 0 to 9 सिखाया था ना, 4 बिट, और हेक्साडेसिमल में 0 to 15, ठीक है, ये वाला समझ में आया। तो इसका F का क्या बन गया? F का बन जाएगा 4, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये बन जाएगा F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम 15 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 15, तो 15 की बाइनरी क्या होगी? 4 टाइम 1, ठीक है। और 4 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 0 0, इसको दोनों को मिला दीजिए तो 1 1 1 0 1 0 0। कौन सा मैच किया बताइए? इसमें कौन मैच? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चीजें बिल्कुल से रट डालिए, ठीक है। क्वेश्चन का देखिए लेवल कैसा है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट मतलब किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, है वही आपके चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ग्रे कोड, बाइनरी कोड, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड, what is the result of the XORing the most significant bit MSB of the binary number with the next bit? जब किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगली बिट के साथ XOR करने का क्या परिणाम होता है?
क्या परिणाम होता है, मतलब LSB ऑफ द ग्रे कोड होता है कि MSB ऑफ द ग्रे कोड होता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दो में से आपको एक आंसर देना है, तो कौन सा सही है, LSB ऑफ द ग्रे कोड, मतलब कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही है। समझ में आया, ये कन्वर्ट करके मैं पीछे बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई ग्रे कोड है 1001, वो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड है, इसको ग्रे कोड में मुझे बदलना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये होता है आपका MSB, ये क्या होता है, ये होता है MSB, और ये होता है LSB। तो MSB को मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद इनको मैं XOR कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 10 को 1 आ गया, 00 को 0 आ गया, और 01 को 1 आ गया। ये इसका बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो वही कह रहा है द LSB ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, जब किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगली बिट के साथ XOR करने का परिणाम होता है कि LSB जो होगा, LSB का ग्रे कोड। ठीक है, समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही उलझ रहे हैं, नहीं उलझिए किसी भी फॉर्मेट में नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक लाइन अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए जैसे आप XOR करते हैं किसी का, तो आपको ग्रे कोड का दूसरा बिट, मतलब दूसरा महत्वपूर्ण बिट क्या होगा, LSB होगा ना, दूसरा महत्वपूर्ण बिट प्राप्त होता है, ना कि उसका MSB प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं X का XOR ऑपरेशन किया तो इसका LSB वाला प्राप्त हुआ ना कि MSB वाला। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 और 1 का XOR किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, 0 और 1 का जब XOR किया तो ये मान लीजिए MSB है और ये LSB है, तो इसका कौन सा प्राप्त होगा, ये 0 और ये इसका, ये तो सेम टू सेम आ गया यहाँ पे, ये क्या प्राप्त हुआ, ये इसका क्या प्राप्त हुआ, LSB ही तो प्राप्त हुआ। समझ में आया, समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, the need for a command interpreter arises because कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों होती है, कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों होती है, हार्डवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्या होती है कि हार्डवेयर जो है कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली। और ऑप्शन पहले पढ़िए, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर एन इंटरप्रेटर, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, यूजर प्रिफर टाइपिंग कमांड ओवर यूजिंग, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए हमें जो है जैसे कमांड इंटरप्रेटर, इसी को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कमांड इंटरप्रेटर को सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हार्डवेयर सीधे यूजर से कमांड को नहीं समझ सकता है। समझ में आया, कमांड को यूजर से नहीं समझ सकता। कमांड इंटरप्रेट इन कमांड को पढ़ता है, उन्हें प्रोसेस करता है, मतलब पहले देखिए क्या करता है, इसको रीड करता है। ठीक है, कैसा रीड लिख गया, रीड करेगा, फिर उसके बाद इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे मतलब एक्शनेबल इंस्ट्रक्शन बना देता है, फिर इसे OS के लिए एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, समझ में आया। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म मल्टी यूजर इन द OS कॉन्टेक्स्ट रिफर टू, अब ये क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम के समय मल्टी यूजर क्या है कि एक ही सिस्टम में, एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम करें, एक साथ काम कर सकें, उसे कहते हैं मल्टी यूजर। यहाँ पे पढ़ लीजिए,
एन ओएस दैट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीपल यहाँ प्रोग्राम की कहाँ से बात आ गई। ठीक है, देखिए एन ओएस दैट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन, ये देखिए जो मैंने डिफिनीशन बताया बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक, पहले आपको हर एक की डिफिनीशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आप इन आंसरों को दे सकते हो। आगे भी पढ़ लीजिए, एन ओएस दैट कैन ओनली रन ऑन मल्टीपल, नहीं, एन ओएस विद द ग्राफिकल, नहीं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे पढ़िए, डैश ऑफर्स द एबिलिटी टू क्वेरी द डाटा एंड इंसर्ट, अल्टर एंड डिलीट टपल। देखिए ये क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल में करवा चुका हूँ, वहाँ से जाके आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, इसको हवा में आप उड़ा देंगे। डेटा को क्वेरी करने और टपल्स को जोड़ने, बदलने और हटाने की क्षमता किस में होती है? डीएमएल में होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होती है। ठीक है, इसमें देखिए डीएमएल कहाँ है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किस में होती है? वो होती है दोस्तों डीएमएल में होती है। डीएमएल में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डीएमएल में इसके कमांड होते हैं, जैसे सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ये इतनी कमांड आप डीएमएल की याद रखिएगा। ठीक, कभी नहीं क्वेश्चन गलत होगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक डाटाबेस है? माई एसक्यूएल डाटाबेस होता है, इन्फॉर्मिक्स डाटाबेस होता है, एसक्यूएल सर्वर डाटा, ऑल ऑफ दी एबव। इस क्वेश्चन में कुछ है? 35वां में कुछ है? बताइए, नहीं है ना? ये सभी के सभी डाटाबेस हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई वन टू मेनी रिलेशनशिप? वन टू मेनी रिलेशनशिप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वन टू मेनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अब वन टू मेनी, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। वन टू मेनी में, इसको देखिए, वन टू मेनी में जैसे इधर एक हमारे पास यूजर है, ठीक है, वो कई लोगों से हम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो होता है वन टू मेनी। ठीक है, समझ में आया? ये होता है, जैसे ये मेरे पास एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है, वो कई सारे क्लास 1 में पढ़ा रहा है, क्लास 2 में पढ़ा रहा है और क्लास 3 में पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरीके करके तो ये वन टू मेनी हुआ। ठीक, समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आता है इस तरीके के तो बताइए आप कमेंट में, मैं इसको और डिटेल से आपको जितने भी हैं वन टू मेनी, मेनी टू वन साफ करवा दूंगा। ठीक है, अब वन टू मेनी रिलेशनशिप, इसके ऑप्शन पहले पढ़िए। मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, नहीं, वन क्लासेस मे हैव मेनी टीचर्स, नहीं, वन टीचर्स कैन हैव मेनी क्लासेस। देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया वही यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द जनरल अ फाइल इज द बेसिकली लोकेटेड ऑन अ ऑल रिलेटेड। सामान्यतः एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित किसका, यहाँ पे स्पेस का संग्रह होता है, रोज एंड कॉलम का, ठीक है, कि डाटाबेस का, कि फील्ड का, कि रिकॉर्ड का। किसका सही है? तो रिकॉर्ड का होता है। कैसे होता है? देखिए, सामान्य रूप से फाइल एक ऐसी इकाई होती है जो सभी रिलेटेड रिकॉर्ड का संग्रह होता है। समझ में आया? फाइल क्या हो? सभी रिकॉर्ड का संग्रह होता है। फिर रिकॉर्ड क्या है? मतलब कंप्लीट एंट्री, जैसे एक व्यक्ति का नाम हुआ, एक व्यक्ति का क्या हुआ? नेम हो गया, पता हो गया, ठीक है, पता हो गया, फोन नंबर हो गया, मतलब मोबाइल नंबर हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब रिकॉर्ड। तो कई रिकॉर्ड्स मिलके एक फाइल बनता है। यहाँ पे आपको मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कई रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनता है, एक फाइल बनता है। ठीक है, कई रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट इन रिलेशन। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब पहले यहाँ पे समझिए कि किसे एट्रीब्यूट कहते हैं और किसे कॉलम अरे किसे रो टपल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब मेरे पास हैं कॉलम और रो। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कॉलम। ये सब क्या है? कॉलम है, ठीक है। और ये सब क्या है? रो हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा। जो रो को ही दोस्तों टपल कहते हैं, रो को टपल कहते हैं, और कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जितने सारे कॉलम होंगे वो इसकी क्या होती है? डिग्री होती हैं। तो यहाँ पे डिग्री आएगी, ठीक है। वो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हुई? 4 डिग्री हुई। तो इसका कौन सा क्या पूछ रहा है? एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो डिग्री कहा जाता है। एट्रीब्यूट की संख्या को एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो किसी रिलेशन में जो एट्रीब्यूट होते हैं यानी कि कॉलम की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं ना, उसे हम डिग्री कहते हैं। रो रिकॉर्ड को दर्शाते हैं जैसे टपल होते हैं, कॉलम एट्रीब्यूट को दर्शाते हैं। तो डिग्री एट्रीब्यूट कॉलम को दर्शाती है। बिल्कुल सही। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या है? डिग्री सही है ना इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A report क्या है? A report generator is used to। एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अपडेट फाइल को अपडेट करने के लिए, प्रिंट फाइल ऑन पेपर, फाइल को कागज पर प्रिंट करने के लिए, कि बोथ ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही है प्रिंट फाइल ऑन पेपर। मतलब एक रिपोर्ट जनरेटर का यूज किस लिए होता है? प्रिंट फाइल ऑन पेपर। रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग डेटा को एक व्यवस्थित रिपोर्ट के रूप में तैयार करने और उसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A large computer information system maintain many different computer file, which among them is called a perpetual file। एक बड़ा कंप्यूटर सूचना प्रणाली कई विभिन्न कंप्यूटरों फाइलों को बनाए रखता है। इनमें से कौन सी परपेचुअल फाइल कहलाती है? कौन सी परपेचुअल फाइल कहलाती है? उसके लिए ऑप्शन देखिए, स्पेशल 5, मास्टर 5, लॉग 5। अरे दोस्तों, जब सभी का संग्रह वही तो मास्टर फाइल होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन? देखिए ये 4 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरिएबल से एक क्वेश्चन प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, हर एक सेशन में पूछा गया है। जैसे देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया 2 की पावर n, तो इसमें 4 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 4 रख दीजिए। तो कितने इसमें खाने बनेंगे? 16 बन के आ जाएंगे। कैसे बनेंगे उनको देख लीजिए अब आगे। लगातार दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहेंगे और आप जो है लगातार इस तरीके के क्वेश्चनों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको देखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले इसका देख लेते हैं खाने बना के, उसके बाद इसको तुरंत पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें कितने हमें वेरिएबल बनाने हैं? 4 वेरिएबल है तो मतलब 16 आपका निकल के आंसर आया। तो 16 यही डायरेक्ट जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 3 वेरिएबल का के मैप था, ठीक है। और उसमें पूछा गया था प्रीवियस में कि बताइए इसमें कितने खाने बनेंगे। तो दोस्तों जिनको तो फार्मूला पता था कि निकालना आता था वो तो तुरंत निकाल दिए हैं। अब जिनको नहीं पता था उनको तो आगे सीखना ही पड़ेगा,
ये देखिए बार बार इस तरीके के केएमएफ, थोड़ा ये जटिल केएमएफ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस में जाइए और वहाँ से इसको बेसिक आप तैयार करिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा है। इसमें आप, एक बच्चे का हमारे कमेंट आया था कि सर ये बताइए इसमें किस तरीके से आप ABCD लिखेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। आप जिस तरीके रखा है उसी तरीके आप ABCD लिख लीजिए। देखिए ये AB यहाँ लिखिए और CD यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आया। अब आइए इसमें हम इधर को चलेंगे तो देखिए ये सॉफ्ट फॉर्म का केएमएफ है, तो C बार D बार, C बार D, C D और C D बार, समझ में आया। इधर चलेंगे A बार B बार, ठीक है, A बार B, A B और यहाँ पे A B बार, समझ में आया। इसमें नंबरिंग कर लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 16 का बन गया ना, 0 to 15 मतलब 16 आ गया आपका। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें अब जहाँ पे भी देखिए ये नंबर डाले हुए हैं, 0 पे 1 डाल दीजिए, ठीक है। 1 पे क्या डाल दीजिए? 1 डाल दीजिए। 2 पे 1 डाल दीजिए। 4 पे 1 डाल दीजिए। 5 पे 1 डाल दीजिए और आपका क्या दिया? 6 पे 1 डाल दीजिए। 8 पे 1 डाल दीजिए। 9 पे 1 डाल दीजिए। 10 पे 1 डाल दीजिए। 12 पे 1 डाल दीजिए। 13 पे 1 डाल दीजिए। 14 पे 1 डाल दीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सा बन गया है। देखिए इसका अब क्वार्ट्स का किस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, बिगर क्वार्ट्स होना चाहिए ना। तो देखिए ये एक इसका बॉक्स बन गया और दूसरा कौन सा बनेगा? ये इधर चला जाएगा और ये पहला नंबर का बन गया, ठीक है। दूसरा ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? पहले वाले का बताइए, पहले वाले का क्या आया? इधर से कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इधर से कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, C बार मैच कर रहा है। इधर देखिए इधर से कोई मैच कर रहा है, इस साइड से कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है, सब डिफरेंट है। तो इधर से कोई मैच कर रहा है? यस मैच कर रहा है, D बार मैच कर रहा है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इन a PLA what component are used to implement the combination logic function? PLA में संयोजनात्मक तर्क फंक्शन को क्रियान्वित करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है? PLA में AND गेट्स एंड OR गेट्स, NAND गेट्स एंड XOR गेट्स, NOR गेट्स एंड XNOR गेट्स की NOT गेट्स ओनली। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है, एंड गेट एंड OR गेट। एंड गेट क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। एंड गेट पहले समझ लीजिए, फिर PLA समझा देता हूँ। देखिए एंड गेट क्या है? ये आप दो वेरिएबल लिए इधर और इधर y लिए, कितना y आउटपुट है? 0 0 0 1 1 0 1 1, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए इसमें एक भी यदि 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? 0 होगा। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होता है तब तक उसका वोल्टेज हाई नहीं होगा। और गेट क्या है दोस्तों? यहाँ पे और गेट समझ लीजिए और सब डिटेल से बिल्कुल पढ़िए दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 4 इनपुट ले लीजिए, ठीक है, चारों ले लिए। अब इसमें एक भी इनपुट यदि हाई है तो वोल्टेज क्या है? हाई होगा। तो ये 3 का हाई हो गया, ठीक है, पहले ही। और जब तक कि दोनों इनपुट लो नहीं होंगे तब तक क्या होगा? वोल्टेज लो नहीं होगा। समझ में आया? अब PLA का फुल फॉर्म लिख लीजिए। PLA का फुल फॉर्म क्या है?
इधर मैं नीचे लिखता हूं प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में सबसे पहले इनपुट वेरिएबल से एंड गेट के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट टर्म बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर उसको और गेट्स का उपयोग करके जो भी आपको आवश्यकता होगी उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए पीएलए कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एंड और गेट्स की आवश्यकता होती है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्परली होल्ड डाटा ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड डाटा ड्यूरिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ माइक्रोप्रोसेसर। शिफ्ट रजिस्टर का, पैरेलल रजिस्टर का, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कि काउंटर रजिस्टर का। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। इसका ऑप्शन सही है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं चर्चा करके देता हूं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर का एक कहिए मेन रजिस्टर होता है जो अर्थमेटिक क्या क्या करता है दोस्तों, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें क्या आएगा दोस्तों, ऐड आएगा। ठीक है, ऐड आएगा और सब्सट्रैक्ट आएगा, एंड आएगा और आएगा। ठीक है, एंड आएगा और, ठीक है, अस्थायी रूप से इनको सबको स्टोर करता है या एएलयू के साथ सीधे जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, सीधे एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ इसका सीधे जो है जुड़ाव होता है। एएलयू के साथ सीधे जुड़े होने पर ये क्या करता है, उसके रिजल्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। समझ में आया। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पेपर बनाने के बाद उसको डिस्कार्ड करता है, क्योंकि उसका आंसर जब कंट्राडिक्ट आते हैं तो उसको वो डिस्कार्ड कर देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, विच लॉजिक फैमिली यूज बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन से लॉजिक फैमिली अपने ऑपरेशन के लिए डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड दोनों का उपयोग करती है। डिप्लीशन और इन्हांस मोड, देखिए ये दोनों चीजें बहुत अच्छी चीजें पूछी गई है। तो किसका उपयोग करती है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें ऑप्शन क्या बन सकते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे टीटीएल बन सकता है, बी ऑप्शन में क्या बन सकता है, ईसीएल बन सकता है, और सी ऑप्शन में दोस्तों पीमोस बन सकता है। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपका सीमोस बन सकता है। तो आप सीमोस बैटरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मॉसफेट वही है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए सीमोस का आप जैसे आपका डेट और कंप्यूटर में डेट और टाइम दिखाता है, वो दोस्तों सीमोस बैटरी की वजह से ही दिखाता है। लेकिन इसके अनेक फंक्शन है। अगर सीमोस बैटरी आपकी बेकार है तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इसमें फायदे हैं, इसलिए इसका कौन सा सही है दोस्तों, मॉसफेट सीमोस ऑपरेशन इसका बिल्कुल सही। सॉरी, आइए यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंट बिटवीन द रोम एंड रैम। तो अब देखिए थोड़ी सी इसके बारे में आप जानिए, मेमोरी के बारे में। खैर मेमोरी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है।
मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? एक होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, वोलेटाइल कहते हैं, और इसको दोस्तों नॉन वोलेटाइल कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। देखो, इस प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और इस सेकेंडरी मेमोरी को इसको स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। चार्ट आप बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास दोस्तों मिलना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। रैम और इधर रोम। रैम के दो पार्ट होते हैं, यस रैम होता है और इधर दोस्तों डी रैम होता है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईपी रोम होता है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और ईईपी रोम होता है, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया? सेकेंडरी मेमोरी में फिर से दो टाइप लिख लीजिए, एक ऑप्टिकल एक मैग्नेटिक। एक होता है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, और इधर ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप वगैरह आएंगे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क इसी में आएगी दोस्तों, ठीक, फ्लॉपी डिस्क इसी में आएगी, और इधर ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ठीक है, और सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सब आएंगे। अब आप अपने क्वेश्चन पे चलिए। रोम इज ए फास्टर देन रैम के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपको निकालना है। रोम इज अ फास्टर देन रैम, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। रोम रैम की तुलना में तेज है क्या? बिल्कुल नहीं। रोम इज वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज वोलेटाइल, बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ से रोम लगा प्राइमरी के अंतर्गत है, लेकिन ये दोस्तों कैसा है? ये रोम है नॉन वोलेटाइल। ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब इसके बारे में और डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में पढ़िए, उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन गलत होता है, ठीक, सॉरी, ये ऑप्शन गलत होता है। रोम इज यूज फॉर स्टोरेज व्हाइल रैम इज यूज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रोम डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, जबकि रैम प्रोग्राम निष्पादन के लिए इसको रखिए अपने पास। आगे देखिए, रोम स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज व्हाइल रैम स्टोर टेम्पररी डाटा कैन बी रीड एंड राइट। तो अब देखिए दोस्तों, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी सही है। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे बताइए? इसका ऑप्शन डी मारेंगे ना, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। इससे इफेक्टिव ये है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? रोम डाटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है। हाँ, उपयोग होता है, लेकिन दोस्तों ये रोम किस लिए? मैन्युफैक्चर के दौरान लिखा जाता है। इसमें जो भी डाटा लिखा जाता है उसे इरेज नहीं कर सकते। यही ये कह रहा है कि रोम स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये वाला सेंटेंस इसमें जुड़ गया ना एक्स्ट्रा, तो इससे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द बुलियन फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे ये बुलियन फंक्शन दिया, व्हाट इज द एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में पूछा। तो यहाँ पे देखिए ये कितने वेरिएबल का के मैप है? ये 3 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद डिस्कार्ड किया गया है, इसके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलिए इसको बना के देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर n है तो 2 की पावर 3 रख दीजिए, कितना आ गया? 8 चैम्बर इसमें बनना चाहिए, तो 8 यहाँ पे खींच लेते हैं। ओ सॉरी, ये अच्छा नहीं बन रहा ना, इसको रुकिए थोड़ा सा, ये वाली लाइन लेके खींचते हैं। ये
ठीक है दोस्तों। ये देखिए 8 बन गया ना आपका। 3 वेरिएबल का क्या मैप है, तो 3 वेरिएबल का। अब यहाँ पे आप यही क्वेश्चन, एक बच्चा हमारे से क्वेश्चन पूछा था कैसे इसमें सब लिखा जाएगा, तो इधर ए लिख लो और इधर बी और सी लिख लो। तो इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी बार सी बार, और इधर लिख लो ए बार और ए लिख लो। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लो आप। नंबरिंग कैसे करोगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और यहाँ पे 7। देखिए कितना बन गया, 8 बन गया, 0 2। अब इनमें सब में आप डाल दीजिए जो मांगा है। देखिए यहाँ पे 0 बोल रहा है, 0 पे 1 डाल दीजिए, सब फॉर्म में पूछा है। थोड़ा कलर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कलर इसमें चेंज करते हैं। 1 डाल लिए, यहाँ पे 1 पे 1 डाल लीजिए, 2 पे 1 डाल दीजिए, और 3 पे 1 डाल दीजिए, ठीक है, और 5 पे 1 डाल दीजिए। ये हमने डाल दिए। देखिए एक चैम्बर तो ये क्रिएट हो जाएगा लगातार, ठीक, ये, और दूसरा दोस्तों ये क्रिएट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट लेते हैं ना, तो पहले वाले में क्या आया, पहले वाले का आउटपुट जो आया आपका वो ए बार आएगा, और दूसरे वाले का इधर कोई नहीं मैच कर रहा, तो दूसरे वाले का क्या आएगा, बी बार सी आएगा। ठीक, समझ में आया, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर है दोस्तों ये है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। हाँ, इफ द सम ऑफ द टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर इज इतना एंड देयर इज द कैरी आउट फ्रॉम द MSB, व्हाट शुड बी डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट। यदि दो सकारात्मक बाइनरी संख्याओं का योग इतना है और MSB से एक कैरी आउट हो रहा है, तो सही परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। तो बताइए इसमें क्या चाहिए भाई, डिस्कार्ड द कैरी कि ऐड द कैरी टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कैरी को कम से कम महत्वपूर्ण बिट में जोड़ें, या ऐड द कैरी टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बी ऑप्शन जा रहा है सही क्या दोस्तों, सब्सट्रैक्ट द कैरी फ्रॉम द MSB से कैरी को हटा दें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ये क्वेश्चन में दोस्तों ये भी डिस्कार्ड किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा, देखिए आयोग ने इसे बी माना है ये वाले का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, देखिए यदि पॉजिटिव बाइनरी संख्याओं का योग कितना दिया है 11010 आता है, तो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या दोस्तों मैंने बोला, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से एक कैरी आउट होता है, तो उसे क्या किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना, क्योंकि सामान्य बाइनरी जोड़ मतलब अनसाइंड बाइनरी एडिशन में यदि अंतिम बिट से कैरी निकलता है तो उसे रिजल्ट का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसे बस क्या किया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बोर्ड ने बी माना है, जबकि इसमें दोस्तों अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a binary multiplication using the simple method, what is the first step after aligning the digit and preparing for the multiplication। सरल विधि से बाइनरी गुणा करते समय अंकों को संरेखित करने और गुणन के लिए तैयार करने के बाद पहला कदम क्या होता है, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लायर, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट LSB को गुणक से गुणा करें, मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाई द मल्टीप्लायर, सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को गुणक से गुणा करें। आगे देखिए, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लिकेंड, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट
LSB को गुणक से गुणा करें, मल्टीप्लाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बाई द मल्टीप्लिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को गुणक से गुणा करें। तो इसका कौन से ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं? तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, मल्टीप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बाई द मल्टीप्लायर। ठीक है, यही बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरिटी बिट एंड देयर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी इन हैमिंग कोड। हैमिंग कोड में पैरिटी बिट्स के बीच की दूरी और उसके त्रुटि पहचान और सुधार क्षमता के बीच क्या संबंध होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बिट्स प्रोवाइड द हायर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, क्लोजर पैरिटी बिट्स प्रोवाइड द लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। देखिए, पैरिटी बिट ऐड किया जाता है हैमिंग कोड में ना, तो यहाँ पे और तीसरा ऑप्शन पहले पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरिटी बिट has no impact on the error correction capability. The position of parity bit is the irrelevant in the Hamming code. बिल्कुल यहाँ closure property bit provide the higher error correction capability, closure property bit provide the lower error। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बिट प्रोवाइड द लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। पास पैरिटी बिट कम त्रुटि क्षमता प्रदान करता है। इसका क्या, एरर को कम करने के लिए ही तो इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है? एरर को कम करने के लिए ना, एरर को कम करने के लिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड टू इट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज। ग्रे कोड को उसके बाइनरी समकक्ष में परिवर्तित करने के लिए कौन से तकनीकी आमतौर पे काम करती है? एक्सक्लूसिव और करता है, XOR करता है ना, XOR। तो इसमें देखिए कहाँ पे है XOR, ये है ऑपरेशन सी बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर है XOR। अब देखिए, ग्रे कोड से बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, ये क्या है, ये बाइनरी बिट है। अब इसको मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सेम टू सेम इसको रख लीजिए लाके, और इसको XOR करिए। XOR ऑपरेशन सब में करना होता है, ठीक है। तो XOR करेंगे तो 1 1 का क्या होगा, 0 हो गया। कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, 1 0, क्योंकि डिफरेंट जब भी आउटपुट आएगा तभी 1 होगा, और सेम आउटपुट का XOR में 0 होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 0 का 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ 1 0 का सम में XOR ऑपरेशन परफॉर्म आपको करना है। 0 1 का 1 आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका ग्रे कोड आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रोकंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से धारण करने के लिए जिम्मेदार है? CPU है, ALU है, मेमोरी है कि आउटपुट डिवाइसेस हैं? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक जबरदस्त है इसका। क्या कहा है, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग बोला है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेमोरी होगा ना दोस्तों, ठीक है। मेमोरी ही तो इसको होल्ड करता है। देखिए डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी रूप से स्टोर्ड कौन करता है,
स्टोर्ड कौन करता है, वो दोस्तों मेमोरी करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, या सीपीयू को तेजी से एक्सेस करने के लिए आपको जितनी भी जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा सके। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, हाउ इज द विड्थ ऑफ द डाटा बस टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की चौड़ाई को आमतौर पर किस प्रकार से मापी जाती है, केबी में मापी जाती है कि मेगाहर्ट्ज में, कि बिट्स में, कि एड्रेस लाइन में। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिट्स में मापी जाती है। डेटा बस के बिट्स, देखिए बिट्स क्या दर्शाता है ये तो बताइए। एक समय में कितने बिट डेटा ट्रांसफर किया जाता है, वन टाइम में, मतलब एक समय में हाउ मेनी बिट डाटा ट्रांसफर्ड किया जाता है। जैसे 32 बिट डेटा बस में 32 बिट डेटा ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए डेटा बस की चौड़ाई को हम बिट्स में मापते हैं। समझ में आया। आगे चलिए। नेक्स्ट, microcontroller find the application in the various field. What is the typical application of microcontroller in the automotive industry? माइक्रोकंट्रोलर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में माइक्रोकंट्रोलर का एक सामान्य अनुप्रयोग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर, इंटरटेनमेंट सिस्टम इन एयरप्लेन्स, इंजन कंट्रोल इन कार, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। कौन सा सही है दोस्तों इसका बताइए। इसका सही है दोस्तों सी, इंजन कंट्रोल इन कार में इसका माइक्रो कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा उपयोग आजकल देखा जाता है। इंजन कंट्रोल इन कार्स को ICU भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा स्ट्रक्चर often result in a time space trade off by using the extra memory to speed up operation। कौन से डेटा संरचना अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग करके संचालन को तेज करके समय स्पेस ट्रेड ऑफ का कारण बनता है। Which data structure often result in time space trade off by using extra memory to speed up operation? बताइए इसका कौन सा सही है। कौन इसके ऑप्शन में पहले चलिए, एरे सही है, लिंक लिस्ट चाहिए, हाइस्ट टेबल सही है कि स्टैक सही है। तो ये क्या सही है, हाइस्ट टेबल। ये डीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है। हाइस्ट टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए, जो अधिक मेमोरी का उपयोग करके ऑपरेशन की गति को बढ़ाता है। मतलब इसका काम क्या है, अधिक मेमोरी लेता है। ठीक है, अधिक मेमोरी लेता है। ठीक है। इसमें की का एक इंडेक्स में मैप करने के लिए हैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा का बहुत तेजी से एक्सेस किया जाता है। हालांकि इसकी यह गति अतिरिक्त मेमोरी खर्च के साथ आती है। यही कारण है कि इसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का उदाहरण जो है मान लिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which term refer to the strategy of optimizing an algorithm use of resources often by the making a sacrifice in one aspect for improvement in another? कौन सा शब्द उस रणनीति को संदर्भित करता है जिसमें एल्गोरिदम के संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जाता है। अक्सर एक पहलू में बलिदान देकर दूसरे में सुधार किया जाता है। ठीक है। ग्रेडी एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ट्रेड ऑफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? विच टर्म में रिफर टू द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ना, तो डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं, इसका डिवाइड एंड प्रोग्रामिंग नहीं,
इसका ट्रेड ऑफ सही होगा दोस्तों। इसका डी ऑप्शन के साथ मैं जाता हूं। आप लोग भी शायद डी ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। अगर कोई और सही होता है तो बताइएगा आप, क्योंकि ट्रेड ऑफ में क्या होता है, एल्गोरिदम के जो रिसोर्सेस होते हैं उनका उपयोग करके बेहतर बनाने के लिए ये क्या करता है और उसको सुधार करता है ना। तो इसका ट्रेड ऑफ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, कंडीशनल सिम्प्टोटिक नोटेशन अलाउज फॉर द more nuanced analysis of algorithm behavior under the specific condition. This is the particularly useful when conditional asymptotic notation एल्गोरिदम के व्यवहार का अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करने की अनुमति देता है या विशेष रूप से उपयोगी होता है जब एनालाइजिंग एल्गोरिदम विद द कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदम का विश्लेषण स्थिर समय जटिलता के साथ किया जाता है। द इनपुट साइज इज फिक्स्ड, द इनपुट डाटा इज रैंडम, एल्गोरिदम बिहेवियर वेरियस बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एनालाइजिंग एल्गोरिदम विद द कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, द इनपुट इज फिक्स्ड। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एल्गोरिदम बिहेवियर वेरियस बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एल्गोरिदम के व्यवहार कुछ इनपुट विशेषताओं के आधार पर बदलता हो ना। कंडीशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हाँ डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एल्गोरिदम बिहेवियर इन द बाउंडेड बाय द order of fn in gn, what notation does in becomes when the condition is removed। यदि किसी एल्गोरिदम का व्यवहार ऑर्डर ऑफ fn यदि gn द्वारा सीमित है तो जब यह शर्त हटा दी जाती है तो यह कौन सा, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी, सॉरी ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन दोनों को जोड़ के दे दे, इसमें है ऑर्डर ऑफ एफएन, इसमें है जीएन, तो इसका ऑर्डर ऑफ एफएन हो जाएगा ना। इसका क्या बन जाएगा? दोनों को क्या कह दिया जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड का ऑप्शन थोड़ी ना होगा, एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफएन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिकरेंस इक्वेशन Tn t इक्वल t by n upon 2 plus 1 रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ विच एल्गोरिदम ऑपरेशन। ये आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाले इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको प्रोग्रामर वाले जो है हैंडल कर लेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रेडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर की ये क्या है, कम्प्लेक्सिटी में ये काम देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड कॉन्कर इज एन एल्गोरिदम पैराडिग्म दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिदम प्रतिमान है जो समस्याओं को हल करता है। इटरेटिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, यूजिंग द ह्यूरिस्टिक टू फाइंड सॉल्यूशन, द ग्रेडी कंबाइनिंग सॉल्यूशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? रिकर्सिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम, यही ऑप्शन इसका सही है, रिकर्सिवली इसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच, एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री वह होता है जिसमें ईच नोड हैज 2 चिल्ड्रेन, ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। ये क्या कह रहा है? थ्रेडेड का कह रहा है ईच नोड इज द कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट, ईच नोड हैज ए थ्रेडेड कनेक्टिंग इट टू इट्स प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रत्येक नोड अपने पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती से जुड़ी एक थ्रेड रखता है। तो कौन सा इसका सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहा दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये नए क्वेश्चन है जो जिसको मैंने कहा डिस्कार्ड कर दो, उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, औरों को अच्छे से आप लगा लीजिए। ओके दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करा सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। आपके साथ मैं अनवरत जुड़ा हुआ हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ओके दोस्तों, थैंक यू।